हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मॉडल 1। तो डा में हमने बहुत चीज़ कर लिया है, जैसे कि हम मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस पढ़ लिए थे, किस टाइप का कितने प्रकार का एनालिसिस करते हैं वो पढ़ लिए थे। कोई भी एल्गोरिथम में 3 टाइप का एनालिसिस होता है वो हम जान लिया था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डिजाइन एंड एनालिसिस वाले पार्ट में वो हम करने जा रहे हैं, जो कि है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो यही है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम वाले में पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और थ्रू आउट द जितना भी कोर्स होगा, जैसे कि डिज़ाइन एनालिसिस वाले में थ्रू आउट द कोर्स मेरा ये वाला यूज होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो वो ये या तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे कम्प्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, या फिर जो भी है जो कोई होता है सेमेस्टर में पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ओके, तो चलिए जानते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन आखिर होता क्या है और इसमें हम लोग करते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी बात होगा तो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का ही होगा। तो यहाँ पे चलते हैं और जानते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन आखिर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है वो समझ लेते हैं। और अगर मान लेते हैं यूनिवर्सिटी और कभी पूछ देता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में लिखने के लिए, तो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आपको प्रेजेंट करना होगा अपने पेपर में। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन आखिर है क्या। तो यहाँ पे लिखा गया क्या, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ वे टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस और कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या, जैसे एल्गोरिथम का हम कम्प्लेक्सिटी निकालते थे अपरियोरी मेथड से निकालते थे, अपस्टोरिया मेथड से निकालते थे, तो वहाँ पे जो हम निकालते थे एल्गोरिथम, वहाँ पे वो उतना निकालना थोड़ा सा क्या हो रहा था, हम जनरलाइज नहीं कर पा रहे थे इनपुट के केस में। तो ये क्या करता है, हमारे को एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी एल्गोरिथम है उसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो वही लिखा गया क्या, asymptotic notation is a way to describe the performance or complexity of an algorithm, which is the amount of time or space is required to input size and increment। जैसे जैसे हम इनपुट साइज इंक्रीमेंट करेंगे तो किस प्रकार से उसका बिहेवियर चेंज होगा, किस प्रकार से उसके कम्प्लेक्सिटी में चेंज होगा, वो सब बताता है मेरा कौन, बताता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ओके, और ये तो हो गया इसका थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखा होगा। इसको शॉर्ट में यहाँ पे इन शॉर्ट बोले, इसका मतलब आखिर है क्या, तो इसका मतलब है क्या, मैथमेटिकल टूल टू ऑब्टेन या रिप्रेजेंट बाउंड ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन का अगर सिंपल सा मतलब बोले तो ये इसका बोल सकते हैं दूसरा डेफिनेशन हुआ क्या, ये मैथमेटिकल टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी एल्गोरिथम है उसका बाउंड ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है क्या, बाउंड। तो बाउंड मतलब क्या होता है, 3 प्रकार का बाउंड होता है, जैसे कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, टाइट बाउंड। ये क्या है, तो अपर बाउंड मतलब ये हुआ जो मेरा जो एल्गोरिथम है वो हाईएस्ट कितना समय ले सकता है, मैक्सिमम कितना समय ले सकता है, उसके नीचे उसको उतना तक रन करना ही है, उसका उतना ही मैक्सिमम जितना टाइम ले सकता है उसको बोलेंगे अपर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब जो उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता है, जैसे मान लेते हैं उससे नीचे, जैसे मान लेते हैं मेरा ये एल्गोरिथम है, ठीक है, इसको रन करने के लिए कोई कितना भी समय लगेगा, तो अपर बाउंड तो ये बताता है जो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। कितना भी आप रन करवा लीजिए, कितना भी बड़ा इनपुट साइज दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। अपर बाउंड ये बोलता है। लोअर बाउंड ये बोलता है जो कितना भी आप इनपुट साइज दे दीजिए, कितना भी घटा लीजिए, ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं। ओके, ये हुआ अपर बाउंड और लोअर बाउंड। और टाइट बाउंड ये हुआ, टाइट बाउंड जैसे बोल दिया जहाँ इतना लगेगा तो उतना ही लगेगा, एग्जैक्ट उतना ही लगेगा, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो वो होता है मेरा टाइट बाउंड। ओके, 3 बाउंड आपको समझ में आया। तो ये मैथमेटिकल टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करेंगे, अपने कोई भी एल्गोरिथम का बाउंड पता करेंगे, मतलब कितना वो हाईएस्ट टाइम में ले सकता है, कितना वो कम समय ले सकता है, और कितना एग्जैक्ट समय ले सकता है। ओके, तो वो मेरा बाउंड का मतलब होता है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में देखो क्या जाने हैं, इसका कुछ कुछ यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो जाने हैं, और उसके बाद उसका इन शॉर्ट डेफिनेशन जाने हैं जो मैथमेटिकल टूल है जो कि ऑब्टेन करता है रिप्रेजेंट करने में बाउंड ऑफ ए फंक्शन। ओके, जो कि 3 प्रकार का बाउंड है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड। ओके, तो इतना चीज़ का समझ लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। अब इसको थोड़ा सा आगे जानते हैं और ये जानते हैं, जब मैथमेटिकल टूल तो देगा, कितने प्रकार का टूल यहाँ पे कितना टाइप होता है उसका वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का है टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कितना टाइप है, तो यहाँ पे पहला इसका देखिएगा तो जनरलाइज में 2 टाइप है। पहला क्या है, बिग ओ नोटेशन, दूसरा है स्मॉल या फिर लिटिल नोटेशन। क्या, बिग नोटेशन, दूसरा है स्मॉल या फिर लिटिल नोटेशन। बिग नोटेशन में देखिएगा तो आपको 3 प्रकार का नोटेशन मिलेगा। पहला मिलेगा बिग ओ, दूसरा मिलेगा बिग ओमेगा, उसके बाद मिलेगा थीटा। अब ये जो सब जो है ये सब क्या है, मेरा एक टूल है जो कि क्या करता है, एल्गोरिथम के जो भी कम्प्लेक्सिटी है उसको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। ये सब क्या है, जितना यहाँ पे दिख रहे हैं बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, तो ये सब नाम देकर नहीं डरना है, सिंबल देकर नहीं डरना है, बस ऐसे समझ लीजिए क्या है, टूल है जो कि क्या करेगा, कोई हमको मैक्सिमम टाइम देगा, कोई मिनिमम टाइम को रिप्रेजेंट करने में देगा, कोई हमको टाइट बाउंड रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सब क्या करेगा, कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। ओके, तो पहला क्या है बिग ओ, उसका दूसरा क्या है बिग ओमेगा, उसके बाद थीटा है। तो बिग ओ को आप यहाँ से बड़का ओ से रिप्रेजेंट करिएगा, ओमेगा को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करिएगा, इस प्रकार से। थीटा को तो थीटा जानते ही होंगे, ओके, साइन कॉस में पढ़े ही होंगे, तो वो थीटा नोटेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्मॉल नोटेशन का बात करें तो स्मॉल नोटेशन में है
लिटिल ओ मतलब छोटका ओ यहाँ पे दे दीजिएगा, छोटका ओ। उसके बाद लिटिल ओमेगा, तो ये डब्ल्यू जैसा एक ओमेगा होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, लिटिल ओमेगा। तो ये सब क्या है, सिंबल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंबल है, ये सिंबल है। और ये क्या है, ये सब जो यहाँ पे है ये सब क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है, टूल है, जो कि क्या करेगा, बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें बिग ओ का, तो बिग ओ क्या कौन सा बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करेगा, तो बिग ओ जो है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करेगा। ओके, बिग ओमेगा जो है वो क्या करेगा, वो हमको रिप्रेजेंट करेगा लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में। थीटा जो है वो टाइट बाउंड को। ओके, और ये बिग ओमे लिटिल ओमेगा जो है, लिटिल ओ क्या करेगा, तो लिटिल प्रॉपर अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है अपर बाउंड, एक होता है प्रॉपर अपर बाउंड। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे प्रॉपर में मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ही रहता है, उसके इक्वल नहीं हो सकता है। एक होता है लिटिल ओमेगा, लिटिल मतलब यहाँ पे प्रॉपर लोअर बाउंड को वो डिनोट करेगा। तो आई थिंक आपको सबके इस सब के बारे में ओवरव्यू लग गया होगा। इस सबको डिटेल में पढ़ना है तो अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन है क्या, वो काम क्या करता है, और उसके बाद उसका कितना टाइप होता है। अभी तक हम बस इतना ही जाने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आप जानते हैं क्या, सबसे पहला जो मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन है बिग ओ, उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो बिग ओ नोटेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, जितना भी यहाँ पे है 5 टाइप का है, 5 टाइप को डिटेल में करना है और सबका एग्जाम्पल भी देखना है। ओके, अब ये सब समझ लीजिएगा ना, जब ये सब जो है ये सब समझ लीजिएगा तो आपको ऐसे समझिए, जैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन का आधा से ज़्यादा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो भी बचाएगा वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में आप जानते हैं। तो बिग ओ नोटेशन जैसा कि यहाँ पे बोले क्या, ये क्या है, एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन का क्या है, एक टूल है, जो कि रिप्रेजेंट करने में काम करेगा, बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करेगा। अब कौन सा बाउंड को रिप्रेजेंट करने में कौन सा काम करेगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले बिग ओ, तो बिग ओ नोटेशन आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस नोटेशन गिव्स एन अपर बाउंड, क्या यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट करते हैं क्या, बिग ओ जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन है, ये जो टूल है, ये क्या करता है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करता है। क्या, दिस नोटेशन गिव एन अपर बाउंड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, जो भी ये मेरा एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम का अपर बाउंड, जैसे यहाँ पे A1 का एग्जांपल लिए, A1 में क्या है, कोई एल्गोरिथम है, ये कितना हाईएस्ट समय ले सकता है, उससे ज़्यादा समय नहीं ले सकता है, मेरा हाईएस्ट कितना समय ले सकता है, उसको बोलते हैं अपर बाउंड। तो ये क्या करता है, ये नोटेशन मेरा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करता है, कोई भी एल्गोरिथम। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ बिग ओ के बारे में। तो बिग ओ का पहला पॉइंट क्या है, ये मेरा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में काम करता है। ओके, उसके बाद इट इज द डिस्क्राइब द वर्स्ट केस सिनेरियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करें, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाए प्रीवियस लेक्चर का। तो वहाँ पे हम बोले थे क्या, कोई भी एल्गोरिथम है वो तीन चीज का इनपुट का डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम प्रीवियस का थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। जैसे मेरा ये A1 एल्गोरिथम है, तो इसमें 3 केस हो सकता है, या तो ये अच्छा बिहेव करेगा बेस्ट केस, या तो ये वर्स्ट केस, या तो एवरेज केस। 3 तरह से मेरा क्या होता है, कोई भी एल्गोरिथम बिहेव करता है, जैसे बेस्ट केस है, या फिर वर्स्ट केस है, या एवरेज केस है। बेस्ट केस मतलब होता है क्या, मेरा सबसे कम समय लगता है। वर्स्ट केस मतलब क्या होता है, हाईएस्ट समय लगता है। एवरेज केस मतलब दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो बिग ओ जो नोटेशन है, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, वर्स्ट केस सिनेरियो का। तो वर्स्ट केस मतलब क्या है, वर्स्ट केस मतलब हाईएस्ट कितना समय ले सकता है। ठीक है, हाईएस्ट कितना समय ले सकता है, हाईएस्ट हाईएस्ट। तो यहाँ पर भी तो वही तो बता रहा है, ये बिग ओ जो है क्या करता है, ये अपर बाउंड को बताता है। तो अपर बाउंड मतलब ही है क्या, हाईएस्ट कितना समय ले सकता है। तो हाईएस्ट कितना समय ले सकता है उसको हम बोल सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो को बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट डिस्क्राइब द वर्स्ट के सिनेरियो, दैट मीन्स वर्स्ट केस मतलब क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस एंड एल्गोरिथम रिक्वायर्ड। कोई भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए मैक्सिमम कितना समय रिक्वायर है, कितना उसका स्पेस रिक्वायर है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसका ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे बिग ओ के बारे में दो जो पॉइंट यहाँ पे हम लिखे, 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या है, ये अपर बाउंड को डिनोट करता है। अपर, कोई भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड मतलब जो हाईएस्ट समय वो ले सकता है। ओके, तो उसके बाद क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है वर्स्ट केस को। अपर बाउंड को ही वर्स्ट केस समझिए, या फिर वर्स्ट केस को ही अपर बाउंड समझिए, दोनों में क्या है, हाईएस्ट कितना समय ले सकता है वो बताता है। ओके, तो ये में हमारा 2 पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, उसका बाद क्या है, एफ एन मेरा कोई एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पे हम, जो मेरा अप्रियोरी एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ये था, जब हम कोई भी एल्गोरिथम को डिनोट करते हैं तो वो उसको हम एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में डिनोट कर पाए, जिस मैथमेटिकल फंक्शन में क्या रहेगा, मेरा इनपुट साइज पे वो डिपेंड रहेगा। जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज बढ़ेगा वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, जैसे जैसे इनपुट साइज घटेगा तो वो घटेगा। तो मतलब मेन फंडा कहने का मतलब ये है, अप्रियोरी एनालिसिस में मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था एक फंक्शन के जो हमारा कम्प्लेक्सिटी आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में डिनोट करेंगे, जो कि किसके बेस पे रहेगा, वो रहेगा अपने इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये एन जो है वो है मेरा इनपुट। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट साइज, इनपुट साइज। ओके, एन मेरा क्या है, इनपुट साइज।
तो एफ एन मेरा क्या है, एक फंक्शन है, और एफ एन इन, और यहाँ पे देखिएगा एफ एन इज, यहाँ पे इज ऑर्डर ऑफ जी एन, एफ एन मेरा ऑर्डर ऑफ जी एन, और ओ मेरा क्या है यहाँ पे बिग ओ, तो यहाँ पे बिग ओ मतलब क्या है, बिग ओ मतलब अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं एफ एन मेरा कोई है, एक फंक्शन है, इसको हम जी ऑफ, इसको ऐसे इस केस में कैसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, इसको ऐसे बोलते हैं एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ, इसको हम एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी एन में तभी बोल सकते हैं इफ एंड इफ देयर इज सम कांस्टेंट, क्या जहाँ पे कोई कोई कांस्टेंट भी रहेगा, एंड एन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एन लेस देन सी डॉट जी एन, जहाँ पे एफ एन लेस देन सी डॉट जी एन वेन एवर एन ग्रेटर देन जीरो, तब इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो एफ एन जो मेरा है वो ऑर्डर ऑफ जी एन है। हो सकता है आपको ये भी समझ में नहीं आए, हो सकता है क्या नहीं आए वो समझ में, तो यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। जैसे कि मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ जी एन में क्या, कोई मेरा क्या है, एक एफ एन फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कब लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी एन, इसको हम कब लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी एन, ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है, कब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी एन कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी एन कहने का मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा समय ले रहा है। अब इसको, ये जो सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये कम समय ले रहा है, तब ना इसको हम इसके ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मेरा क्या है, 5 है, बस सपोज करिएगा, यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर का यूज ले रहे हैं, ये मेरा 5 है, इस 5 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस 5 को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, 1+4, या फिर यहाँ पे 2+3, इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे समझिएगा, ये जो मेरा 1 है इसको एफ एन समझिए, और ये जो जी है इसको 4 समझिए। तो इस 4 को क्या हम 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं जैसे ऐसे 1+3 कर सकते हैं, तो ये मेरा एफ एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये जो है ऑर्डर ऑफ जी एन जहाँ पे लगा है, ये क्या है, हाईएस्ट है, और ये क्या है, इससे कम है, एफ एन क्या है, कम है, इसलिए हम एफ एन को क्या कर रहे हैं, इसके ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए एफ एन को हम इसके ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब ये कब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि मेरा क्या है, ये जो सी डॉट सी ग्रेटर देन एक कोई कांस्टेंट होना चाहिए, जिसमें मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे जैसे सी जी एन में क्या किए हैं, हम सी को मल्टीप्लाई किए हैं, जी एन में क्या किया है, सी को मल्टीप्लाई किए हैं, और उसके बाद एफ एन मेरा यहाँ पे क्या है, उससे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इसका डेफिनेशन हुआ, और इसका एक ग्राफ आप समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी बिग ओ का बात करिएगा तो ग्राफ नहीं दीजिएगा तो आपका मार्क्स वैसे ही आधा कट जाएगा, तो वहाँ पे ग्राफ बनाना जरूरी है। ओके, अब एग्जाम में अगर ग्राफ बनाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है सेम इसी प्रकार का ग्राफ बनाएगा, बस कोशिश करिएगा क्या, एक फंक्शन मेरा एफ एन और एक फंक्शन जी एन है, तो जी एन वाला ऊपर चल जाए, एफ एन वाला नीचे चल जाए, 2-3 बार ऐसे घुमा दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा उसको, नीचे भेज दीजिएगा उसको। ओके, तो ये मेरा टाइम है, यहाँ पे इनपुट है, और ये मेरा दो फंक्शन है एफ एन और जी एन। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कौन सा फंक्शन ज्यादा है, तो कौन सा फंक्शन ज्यादा है, जैसे हम बता दिए क्या, मेरा ऑर्डर ऑफ जी एन जो है वो ज्यादा है, तभी हम उसको इसके रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो जी एन मेरा ज्यादा है तो कौन सा ऊपर आना चाहिए, जी एन ऊपर है और एफ एन नीचे है। और यहाँ पे देखिएगा, एक मेरा ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके बाद, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके बाद क्या है, जिसके बाद जी एन हमेशा बड़ा हो रहा है, जिसके बाद जी एन हमेशा बड़ा हो रहा है, एक पॉइंट वैसा आएगा, उसके पहले क्या है, जी एन बड़ा हो सकता है, एफ एन बड़ा हो सकता है, या फिर कोनो छोटा हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बारे जी एन हमेशा बड़ा रहेगा और एफ एन हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जब भी हम बात करेंगे तो इसके बाद बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो इसके बाद बात करेंगे, ये जो एन नॉट है इसके बाद बात करेंगे, उससे पहले तो बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, तो ये जब भी बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, और यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं जो एफ एन जो मेरा है वो ऑर्डर ऑफ जी एन से बिलोंग्स कर रहा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ समझ लीजिएगा, इस प्रकार से ग्राफ भी बना दीजिएगा, और इसका बिहेवियर पहले क्या है पता नहीं, बाद में लेकिन एन नॉट के बाद क्या हो रहा है, हमेशा वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये इसके छोटा ही रह रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा वीवो, तो यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा होगा, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको फंडा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे एफ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी एन क्या है, सी एन नॉट क्या है, यहाँ पे एन ग्रेटर देन एन नॉट क्या है, ये सब क्या है आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक मेरा फंक्शन है, ये एफ एन मेरा एक फंक्शन दिया है, और इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बिग ओ के रूप में इसको हमको दर्शाना है, कितना समय लेगा, हाईएस्ट कितना समय ये एल्गोरिथम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं, तो यहाँ पे हम बताया क्या, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन हम तभी लिख सकते हैं, एफ एन ऑर्डर जब हम तरह से लिख सकते हैं, जब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फंक्शन मानना है, एफ एन तो दिया है वो जी एन नहीं दिया है, तो जी एन हमको क्या करना है, एक फंक्शन मानना है, और फंक्शन ऐसा मानना है जो कि इससे ज़्यादा रहे, कुछ भी फंक्शन मान लीजिए लेकिन इससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मान लेते हैं, जैसे 1 है तो 1 को हम इससे ज़्यादा मान लेते हैं, तो एन स्क्वायर लिख सकते हैं, एन क्यूब लिख सकते हैं, एन के पावर 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डिनोट हम कर सकते हैं, एन को हम लिख देते हैं एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा ही मानना है तो एन स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पे एन है तो इसको इससे ज़्यादा मानना है, तो यहाँ पे हम एन को भी एन स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एन है ही, और यहाँ पे एन स्क्वायर रहने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे भी ये जो फंक्शन बना है, ये जो हम एफ एन बना है अपने मन से, ये फंक्शन तो ज़्यादा ही है इससे,
ये जो फंक्शन हम बनाए अपने मन से कैसे भी करिएगा तो ये तो ज़्यादा ही है ना, एन का वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू अगर रखिएगा आप यहाँ पे, हम बताए थे कि एन नॉट से पहले यहाँ पे छोटा बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे हम एन का वैल्यू 1 रख देते हैं, अगर एन का वैल्यू 1 रख दिएगा तो इधर भी सेम रह जाएगा, इधर भी सेम रहेगा, दोनों इक्वल हो गया था। दोनों इक्वल हो गया तो ये समझिए एन नॉट वाला वैल्यू हो गया, दोनों इक्वल हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम एन का वैल्यू अगर हम हाफ देख देते हैं, तो एन का वैल्यू जब हाफ रखिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जी एन मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो इधर वाला पार्ट को डिनोट कर रहा है, जो कि इधर वाला पार्ट को डिनोट कर रहा है। और ये तो हो गया। अब यहाँ पे 1 के लिए भी हो गया, 0 के लिए भी होगा। अगर हम 1 से ग्रेटर रखते हैं, ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वो देखिएगा वो केस में हमेशा ये जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रखते हैं तब, तो एक से ज़्यादा रखते हैं तो ऐसा समझ लीजिए एन नोट जो है वो मेरा 1 हो गया यहाँ पे इस केस में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है इसी वैल्यू को क्यों मान रहे हैं, यहाँ पे सपोज करना है आप इससे इस फंक्शन से बड़ा यहाँ पे कोई भी फंक्शन मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो हम इसको माने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जी एन बोलेंगे। जो हम फंक्शन को माने हैं उसको जी एन बोलेंगे। एफ एन मिल गया हमको, जी एन मिल गया, क्लियर हुआ। एफ एन मिल गया, जी एन मिल गया। एफ एन मेरा दिया गया था क्वेश्चन में, और जी एन हम खुद सपोज किए हैं, ऐसे सपोज किए हैं जो ये एफ एन से क्या हो, जी एन बड़ा फंक्शन हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर बड़ा है तो 1 + n ग्रेटर देन इक्वल टू n² + n² + n², इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तीनों को जोड़ देते हैं तो 3n² हो जाएगा। तीनों को जोड़ दिया तो 3n² हो गया। यहाँ पे 1 + n + n² है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसको कंपेयर करते हैं। एफ एन को, ये जो एफ एन है इसको हम ऑर्डर ऑफ जी एन में तभी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 और एन नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एन नॉट जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम बता दिए थे 1 रख के। तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू है, ये एन नॉट जो है हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 से ज़्यादा ही है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है, सी डॉट जी एन। तो इसको बस, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एफ एन, ये मेरा क्या है, एफ एन है। ठीक है, एफ एन लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे देखिएगा सी, तो सी मेरा क्या है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं सी डॉट जी एन। इस पर, इससे आप कंपेयर कीजिए, तो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एफ एन तो मेरा ये है। अब यहाँ पे सी की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सी मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जो कि 3 है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जी एन क्या आ गया, जी एन मेरा n² आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, तो यहाँ पे सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगेगा। जो मेरा स्मॉल होता है उसमें लेस देन नहीं लगता है, इक्वल टू नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगेगा। तो यहाँ पे सी हो गया, ये जी एन मेरा हो गया n²। ठीक है, सब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब ये हो रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो एफ एन जो मेरा है, ये जो फंक्शन है एफ एन, एफ एन जो मेरा ये फंक्शन है, ये क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी एन यहाँ पे क्या है, तो जी एन क्या है, तो जी एन मेरा है n²। जी एन मेरा क्या है, n² है। तो यहाँ पे वैसे बोल सकते हैं एफ एन यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी एन, ऑर्डर ऑफ जी एन। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ एन जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा, क्योंकि जी एन का वैल्यू क्या है, n² आया है। फंडा क्लियर हुआ, किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे जब, अब यहाँ पे देखिएगा ये हम वैल्यू लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पे कहिएगा हम यही एग्जांपल क्यों नहीं, यहाँ पे हम अगर क्यू ले लेते, 4 ले लेते तो उसके लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पे इसको 3 स्टार लगा लीजिएगा। क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही पॉइंट है क्या, वेन एवर वी डिटरमाइन द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, जब भी हमको अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड डिटरमाइन करना है तब हमको क्या करना है, वी शुड फाइंड दैट फंक्शन जी विच इज क्लोजेस्ट टू द गिवन फंक्शन। यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हम इस प्रकार से माने थे क्या, जब भी हमको लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड फाइंड करना है तब हमको जी ऐसा फंक्शन सपोज करना है जो कि क्लोजेस्ट रहेगा गिवन फंक्शन से। क्लोजेस्ट मतलब उसके आसपास ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो यहाँ पे n² है हम n के पावर 10 मान रहे हैं, वैसा नहीं करना है, इसके क्लोजेस्ट मानना है। तो क्लोजेस्ट टू द गिवन फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे ये सब हो गया, क्लोजेस्ट टू द गिवन फंक्शन हो गया। तो ये आपको पॉइंट आपको मान के चलना है जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ओमेगा वाला या फिर थीटा वाला या फिर लिटिल ओमेगा या फिर लिटिल ओमेगा। यहाँ पे अपर बिग तो हो ही गया है, तो इसमें ये देखिएगा, ये सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे कहिएगा हम इस प्रकार से क्यों, अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पर अब n रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोजेस्ट रखना है। तो क्लोजेस्ट हम 1 की जगह पर n रख देंगे, n की जगह पर हम n² रख देंगे, और n² की जगह पर n, क्योंकि इससे बड़ा रहना चाहिए, बस इससे बड़ा रहना चाहिए।
जरूरी नहीं इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसके क्लोजेस्ट में रहना चाहिए। इसके क्लोजेस्ट में रहेगा तब भी आप देखिएगा, उसको डिटरमाइन करिएगा तो एक कांस्टेंट मेरा सी आएगा और डॉट जी एन होगा और वहाँ पे जी एन होगा एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कम्प्लेक्सिटी जो आया है, इसका कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कहने का मतलब ये है, ये जो एल्गोरिथम है, अगर इसका जो भी एल्गोरिथम का ये कम्प्लेक्सिटी आया है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इस प्रकार का फंक्शन आया है, उसका जो मेरा हाईएस्ट समय लेगा वो एन स्क्वायर लेगा। हाईएस्ट समय जो लेगा वो एन स्क्वायर लेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी आपको हम बताए थे क्या, जो हाईएस्ट टर्म होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेथड मेरा क्या हो गया, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से निकाल देते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से अगर निकालिएगा तो हाईएस्ट टर्म क्या है, तो हाईएस्ट टर्म क्या है एन स्क्वायर। तो इसका जो कम्प्लेक्सिटी होगा वो हाईएस्ट क्या लेगा, एन स्क्वायर लेगा। उसके भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रॉपर प्रूफ करके बताए हैं। जो बिग ओ जो मेरा है वो किस कैसे यहाँ पे इसको, इसका जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया था मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसको यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो पूरा इसका मतलब क्या लिखा है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं क्या है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन। एफ एन जो मेरा है ऑर्डर ऑफ जी एन हम तब बोल सकते हैं जब यहाँ पे क्या हो, एक सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एन नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे जो है एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन होना चाहिए, जहाँ पे एन का जो वैल्यू हो वो एन नॉट से ज़्यादा होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं इसका जो एफ एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है इसका, और यह जो भी 5 को यहाँ पे डेफिनेशन देना है, इस 5 डेफिनेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझिएगा तो आपको बाद में दिक्कत होगा, आपको फिर समझना ही पड़ेगा, तो उससे पहले अभी ये समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लीजिएगा। अगर बिग ओ के बारे में, अगर मान लीजिए सिम्प्टोटिक ट्रांजिशन के बारे में लिखना आ गया, तो ये पहले पॉइंट लिखना है, ये सब लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे बिग ओ का डेफिनेशन लिखना है, उसका ग्राफ बनाना है, उसका मैथमेटिकल टर्म लिखना है, बस। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये सब भी आपको करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बिग ओ के बारे में। इसका हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिए, एक एग्जाम्पल देके भी समझ लीजिए इसका डेफिनेशन कैसे है ये, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है मेरा, इसको आप समझ लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे समझने के लिए हम बता ही दिए, यहाँ पे तो हम कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पे एन स्क्वायर ही क्यों लिए, क्योंकि इसके क्लोजेस्ट था। ओके, यहाँ पे एन भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लेकर सपोज कर सकते हैं, बस अपने मन मुताबिक मानना है और ये पॉइंट को ध्यान देना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई इसके रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में से पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।